Hi everyone, welcome to Birsas Academy. So in this lesson we are going to cover the Vienna Convention for the protection of the ozone layer. So earlier we have covered the Rio Convention, Convention on Biological Diversity, Convention on Desertification. तो ये सब टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर ली थी और ये जो वियना कन्वेंशन है इसको हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस हैं अंडर द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जैसे रामसार कन्वेंशन और भी जितने भी कार्टेजेना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये जितने भी कन्वेंशंस है इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस है उसको हम लोग कवर कर लेंगे. So this lecture is presented by me Manish Chaudhary and you can subscribe our channel Birsas Academy to make your preparation for UPSC and mini state PCS examinations like JPSC. ठीक है, so lecture start करते हैं. So सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि ये जो वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर वो है क्या. सो वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर बेसिकली एक मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है जो कि साइन की गई थी इन 1985 में. ठीक है, और ये बेसिकली क्या करती है, बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी. ठीक है, कि वो जो ओजोन लेयर का जो भी प्रॉब्लम अभी क्रिएट हुआ है, ठीक है, ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कारण, तो हमारा क्या हो रहा है कि जो आप इस फिगर में देख सकते हो कि कैसे हमारा जो ओजोन का जो लेयर वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है. तो चूंकि हम लोगों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए जिसके कारण हमारा जो ओजोन लेयर है वो अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है. और ये बात बोली गई है कि लगभग 2050 से 60 तक हमारा जो ओजोन लेयर वो बहुत ही रिकवर कर लेगा. तो बहुत सारा आप अगर देखोगे तो बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस है जो जिनका प्रोडक्शन होता है और फॉर द मेनी चीज़ें जैसे इंडस्ट्रियल उनका यूज़ होता है. ठीक है, रेफ्रिजरेटर में हम यूज़ करते हैं, फिर हमारे जो एसीज होते हैं, ठीक है, उनमें यूज़ होता है. तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे जो ग्रीन हाउस गैस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो उनका यूज़ हम लोग करते हैं और ये जो गैस होती है वो बहुत ही पोटेंट होती है, लॉन्ग समय तक हमारे इन्वायरमेंट में रहती है. और ये लॉन्ग समय में इन्वायरमेंट में रहते हुए क्या करती है, हमारे जो मॉलिक्यूल ओजोन लेयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उनसे इंटरेक्ट करती है और उनको धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेट करती हैं. और जो यूवी रेज जो सन के थ्रू आती हैं वो सीधे हम हमारे जो एटमॉस्फेयर पे पड़ती है, फिर हमारे स्किन पे पड़ती हैं और उसके कारण क्या होता है, प्रॉब्लम होता है स्किन कैंसर. तो स्किन कैंसर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये जो वियना कन्वेंशन है ये बेसिकली काम करती है टू रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओजोन लेयर. ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस है उसका जो भी प्रोडक्शन है वो उसको कम करने की बात करती है. और आप अगर देखोगे तो ये बेसिकली जो वियना कन्वेंशन जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी है वो बेसिकली एक ऐसी ट्रीटी है जो कि लीगली बाइंडिंग नहीं है. सो इट डज नॉट इंक्लूड लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल. ठीक है, तो जो इसमें जो वियना कन्वेंशन में क्या है कि बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एडवाइस करती है गवर्नमेंट को कि आप ऐसा स्टेप्स लो कि जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो भी अदर ग्रीन हाउस गैसेस है उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो. लेकिन ये कोई भी लीगली बाइंडिंग गोल नहीं देती है कि आपको लगभग 2050, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 2050 तक आपको इतना प्रोडक्शन है उसको घटा देना है. तो ऐसा कोई बात बोली नहीं जाती है. इसमें मतलब यही बात बोली जाती है कि आप ऐसा स्टेप लो कि जितने भी जो ग्रीन हाउस गैस है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो उसका जो प्रोडक्शन वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए. सो ये बेसिकली एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है. ठीक है, और अब इसका बैकग्राउंड देखोगे तो 1917 में क्या होता कि एक रिसर्च हुई थी और इसमें ये बात देखी गई थी कि जो मैन मेड जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है फॉर द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल जो कि हमारे एटमॉस्फेयर पे पाई जाती है, जैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है. सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एक मॉलिक्यूल है ऑफ द कार्बन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये मिलाकर के एक मॉलिक्यूल बनती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन. और ये बेसिकली इसका यूज़ आप अगर देखोगे तो बहुत सारे जैसे रेफ्रिजरेटर्स हो गई, एयर कंडीशनर्स हो गई और भी बहुत सारे जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं. ठीक है, फॉर आवर जो हम लोग टेम्परेचर के लिए. तो उसमें क्या होता है कि ये जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं और फिर एक ये ओजोन डिप्लेशन का एक काज होती हैं. सो ये जो थ्रेट जो कि ग्लोबल कम्युनिटी को फेस हुई, ठीक है, ओजोन लेयर की, कि आप अगर देखोगे जो ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन का जो प्रॉब्लम है वो एक कंट्री फेस नहीं कर रही. क्लाइमेट चेंज की जितनी प्रॉब्लम्स है, हमारे जो पोल्स में जितने भी आप आइसबर्ग देखोगे तो आइसबर्ग धीरे धीरे मतलब उनका टेम्परेचर हाई होने के कारण आइसबर्ग पिघल रहे हैं. ठीक है,
तो रिसेंटली आपने न्यूज़ देखा होगा कि जो बड़े जो आइसबर्ग है वो भी पिघल रहे हैं, ठीक हो। तो इसके कारण क्या होगा कि जो ग्लोबल क्लाइमेट जो जो कम्युनिटी थी उनको ये बात लगी कि हम लोग को इसमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है टू कंट्रोल दिस ओजोन डिप्लेशन। तो इसके कारण क्या हो, बहुत सारे जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फिर यूनाइटेड नेशन, तो इसने ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम थी ऑफ द ओजोन लेयर डिप्रेशन उसको उन्होंने प्रमोट करा। फिर इसके कारण क्या हुआ कि वियना कन्वेंशन बेसिकली साइन होती है इन 1985 में, और जो कि कम इनटू फोर्स आती है 1988 में, ठीक है। सो और इसी के थ्रू अंडर वियना कन्वेंशन को सपोर्ट करने के लिए एक अनदर प्रोटोकॉल साइन हुई जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आप अगर देखोगे, हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कवर कर लेंगे। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको देखोगे तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी और प्रोटोकॉल मानी जा रही है, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हमारा जो ओजोन लेयर है वो बेसिकली धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। सो मेंबर्स आप अगर देखोगे जो वियना कन्वेंशन के, तो ये अगर आप ट्रीटी देखोगे तो ये ट्रीटी बेसिकली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मींस जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, हर मेंबर्स ने ये जो ट्रीटी को साइन करा। अभी लगभग 197 इसके मेंबर्स हैं, जिसमें आप अगर देखोगे तो कोक आइलैंड है, फिर ये होली सी है, और यूरोपियन यूनियन, और जितने भी सभी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, सभी इन्हें ये जो वियना कन्वेंशन को साइन करा है। और अब अगर रिसेंटली 35 ईयर ऑफ वियना कन्वेंशन सेलिब्रेट की गई, ठीक है, और ओजोन डे भी सेलिब्रेट किया गया। सो 2020 में क्या हो कि वर्ल्ड कम्युनिटी ने 35th एनिवर्सरी बनाई वियना कन्वेंशन की, और इसमें जो प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर की बात बोली गई, ठीक है, जिसमें हम लोग ओजोन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार का जो थीम था वो बेसिकली था ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स फॉर द ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। और आप अगर ये जो वियना कन्वेंशन देखोगे तो वियना कन्वेंशन और दो भी वियना कन्वेंशन है। बहुत सारे जो एस्पेरेंट होते हैं उनमें ये कन्फ्यूजन क्या होती है कि वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज भी है, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी है, और वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर भी है। तो ये जो कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, ये अलग चीज़ है, और वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन ये भी अलग चीज़ है। आप इससे कंफ्यूज मत करना कि ये भी सेम है। जो वियना कन्वेंशन और लॉ ऑफ ट्रीटीज है, ठीक है, ये जो देख रहे हो वियना कन्वेंशन और लॉ ऑफ ट्रीटीज, तो ये बेसिकली एक ऐसी ट्रीटी है जो कि स्टैब्लिश करती है एक रूल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर, जिसके थ्रू जो भी वर्ल्ड में जितनी भी ट्रीटीज होते हैं, ठीक है, तो उसका कैसे ड्राफ्ट प्रिपेयर करना, उसमें अमेंडमेंट अगर लानी है तो कैसे अमेंडमेंट लानी है, उनका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, तो ये सभी बातें कौन देखती है, वियना कन्वेंशन और द लॉ ऑफ ट्रीटीज, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होती है। फिर वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन जो 1961 में आई थी, वो बेसिकली डील करती है विद द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो आप अगर देखोगे तो क्या होता है, जिससे बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो एक कंट्रीज के एम्बेसडर दूसरे कंट्रीज में होते हैं, हाई कमिश्नर्स होते हैं, तो उनको क्या होता है एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है। और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी में क्या होती है कि बहुत सारे जो डोमेस्टिक लॉज होते हैं उस कंट्री का, वो उस पर्सन उस एम्बेसी में अप्लाइड नहीं होते हैं। मीन्स कि अगर ये कंट्री है और वहाँ अगर कोई एम्बेसी लोकेटेड है, तो वो एम्बेसी चूंकि उस कंट्री में लोकेटेड है लेकिन एक फॉरेन टेरिटरी के रूप में मानी जाएगी, ठीक है। तो ये जो लैंड है वो बेसिकली अनदर, मतलब अगर ये इंग्लैंड है और ये इंडिया है, तो अगर इंडिया के टेरिटरी में मान लो अगर इंग्लैंड की एम्बेसी है, तो ये जो एरिया होगा वो इंग्लैंड का होगा, ना कि इंडिया का, ठीक है। तो बहुत सारे डोमेस्टिक लॉज है, जैसे टैक्स है, और भी बहुत सारे इम्यूनिटीज दी जाती है, ठीक है। उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उनके खिलाफ लीगल चार्जेस नहीं लगा सकते हो आप, ठीक है। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पशन दी जाती है। ये रीजन क्या है कि जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं, ठीक है, उनको वो फ्रीली काम कर सके, उनमें कोई भी बर्डन नहीं है, मतलब इसीलिए उनको इम्यूनिटी दी जाती है। नेक्स्ट आप अगर देखोगे तो सिलियन जो भी पॉइंट है जो वियना कन्वेंशन के, तो वियना कन्वेंशन बेसिकली एक ऐसी ट्रीटी है जो कि लगभग हर यूएन के मेंबर ने इसको साइन किया। ये बेसिकली एक यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटी है जो कि एग्जिस्टेंस में आई थी, ठीक है। और ये बेसिकली रेटिफाइड की गई थी यूनिवर्सली ऑन द 16 सितंबर 2009। तो 16 सितंबर 2009 को ये जो ट्रीटी है वो बेसिकली यूनिवर्सली रेटिफाइड की गई थी। और इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, जो ओजोन डे है जो कि 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, वो बेसिकली इसी कारण मनाते हैं। और टू स्ट्रेंथन वियना कन्वेंशन गोल, ठीक है, ओजोन लेयर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आती है 1987 में। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका बेसिकली एम क्या है, इट एम बेसिकली टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस।
ठीक है। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो भी है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस है और भी जो भी सब्सटेंस है, तो उनका प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने एक नई प्रोटोकॉल्स को लाई, जो कि वियना कन्वेंशन को स्ट्रेंथन करती है, वियना कन्वेंशन को सपोर्ट करती है, जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1996 में 1994 में क्या हुआ कि 16 सितंबर 1994 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, वो बेसिकली सिग्नेचरी मतलब जितनी भी वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको साइन करने के लिए इनविटेशन दिया गया टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसी समय क्या हुआ कि वियना कन्वेंशन जो हुआ वो बेसिकली यूनिवर्सली रेटिफाइड हो गया। मतलब एक ही दिन क्या हुआ, वियना कन्वेंशन यूनिवर्सली रेटिफाइड हो गया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ओपन किया गया कि जितने भी अदर कंट्रीज है वो इस प्रोटोकॉल को साइन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो यूएन की जो जनरल असेंबली ने इस डे को एज अ डिक्लेयर कर दिया ओजोन डे, ठीक है, और जो कि हम लोग आज ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसके बाद क्या हुई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक 8th अमेंडमेंट लाई गई और इसके थ्रू क्या गई, एक नया एग्रीमेंट निकला जिसको बोलते हैं हम लोग किगाली एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है जो कि लाई गई थी इन द रवांडा कैपिटल किगाली, तो ये बेसिकली एम करती है कि जितने भी जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जिनका भी प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो उनका रिडक्शन करना लगभग 80 to 85% बाय दी 2045। तो ये जो किगाली आप एग्रीमेंट देख रहे हो, इसका बेसिकली एम जो है कि जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उसका जो भी प्रोडक्शन है उसको 80 से 85% तक हम लोग को रिड्यूस कर दे रहा बाय 2045। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन से डील करती हैं और ये जो किगाली एग्रीमेंट है वो बेसिकली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से डील करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे तो जो भी मेंबर कंट्रीज है वो बेसिकली हर 3 साल में उनका मीटिंग होता है। ठीक है, और उसमें वो बात ही करती है कि क्या क्या अमेंडमेंट लानी है, क्या क्या रिसर्च हो रही है, जो ओजोन लेयर कैसा मतलब रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये सभी बातें होती है हर 3 साल में। ओजोन लेयर मैनेजर एक नई बॉडी इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें जितने भी जो एक्सपर्ट है ऑफ दिस ओजोन लेयर, ठीक है, तो ओजोन लेयर में जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनको एक फोरम में उनको जगह दी गई जिसको बोलते हैं ओजोन रिसर्च मैनेजर। और वो बेसिकली देखते हैं कि ओजोन लेयर में जो जितनी प्रोग्रेस हो रही है वो कैसी हो रही है। फिर देर इज मल्टीलेटरल फंड है, ठीक है, जो कि डेवलप की गई है, जो भी बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, तो वो डील कर सके विद दिस प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग हार्मफुल केमिकल्स, तो उनको मल्टीलेटरल फंड के थ्रू भी फंडिंग की जाती है। फिर वियना कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, तो वियना कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जिसमें बहुत सारे जो भी मेंबर्स हैं जिन्होंने ये ट्रीटीज को साइन करा है वो बेसिकली इनकी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी वो होती है 12th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि हुई थी ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, ये कब हुई थी, नवंबर 27, 2020। और इससे पहले कहाँ हुई थी, मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, सो आप अगर देखोगे तो वियना कन्वेंशन इंडिया की, इंडिया ने इसको साइन किया है कि नहीं किया है, तो जैसा कि जानते हो कि इंडिया कभी भी इन सभी प्रॉब्लम से पीछे नहीं हटती। जितनी भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन होता ही है। तो इंडिया ने भी इस वियना कन्वेंशन को साइन किया है, ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, दोनों को उन्होंने इंडिया ने साइन करा है। और आप अगर इंडिया का अगर एक्शन देखोगे कि टू डील विद ओजोन लेयर डिप्लीशन प्रॉब्लम, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बेसिकली इंटरेस्टेड एक मिनिस्ट्री है जो कि डील करती है ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जितने भी प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, जितनी भी प्रिंसिपल, जितनी भी गाइडलाइंस दी जाती है, उनको इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और ये जो ओजोन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक ओजोन सेल अपने अंडर क्रिएट किया है और वो बेसिकली इंश्योर करते हैं कि जो भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर जो भी गाइडलाइंस दी जाएंगी उसका इफेक्टिव एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और इंडिया ने कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेसिकली कंप्लीटली फेज आउट कर दिया फ्रॉम द इंडिया बाय द 1 जनवरी 2010। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वियना कन्वेंशन। सो अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देख लेंगे और फिर जो भी इम्पोर्टेंट कन्वेंशन होंगे उसको हम लोग कवर कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड यू मस्ट सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट कि इफ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। सो थैंक यू।